तो हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे आप लोग। तो आप लोग में तो बहुत से बच्चे कह रहे थे मुझे कि जो आपका सिलेबस कम हुआ है, तो फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री की मैंने वीडियो डाली, तो मैथ के लिए भी आ रही थी डिमांड। तो हाँ, मैं आपको मैथ के लिए आपकी वीडियो बनाई रहा था और अब जो है वो वीडियो ये वाली है। तो देखो, मैथ में भी आपका सिलेबस तो कम हुआ है, सब में ही कम हुआ है। तो अब क्या क्या कम हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। और अगर इससे पहले आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाली नहीं देखी वीडियो, तो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है क्या क्या सिलेबस कम हुआ है इस साल के लिए। और मैं पहले बता रहा हूँ ये केवल 2020 और 21 के लिए है और उत्तराखंड बोर्ड की साइट से मैंने ये आपको बताया है। कोई भी अपने मन से ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन मैंने अपने मन से कोई टॉपिक हटा दिया, ठीक है? तो इस पर आप विश्वास करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके क्लास 12th में मैथ में कौन कौन सी चीज़ें हट गई हैं, ठीक है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैथ की 12th क्लास वालों के लिए, ठीक है? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आपका जो ये टॉपिक हट गए हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका फलन चैप्टर है, ठीक है? उस चैप्टर में से आपका हटा है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन ये टॉपिक हट चुका है आपका, ठीक है? तो आप कहेंगे ये टॉपिक तो दिया दीजिए, इस टॉपिक के सवाल आपको देखने हैं। बाकी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी आपकी एक्सरसाइज हटी है, ठीक है? तो आप पूरा देखिए, मैं टॉपिक का नाम और एक्सरसाइज भी बताऊंगा आप लोगों को, जिससे ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लास्ट में जरूर देखना इसे और शेयर तो जरूर करो। तथा व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन, इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना रहता था जो इस साल अब मेरे ख्याल से अब आएगा ही नहीं आपके लिए, ठीक है? व्युत्क्रमणीय फलन। और अगर ध्यान से देखो तो 1.3 आपकी है, ठीक है? क्या 1.3? तो इस साल के लिए आपके लिए 1.3 एक तरीके से हट चुकी है, ठीक है? मैंने टॉपिक के नाम लिख दिए, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। 1.3 एक्सरसाइज है उसमें मिलेगा आपको। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि इजी चैप्टर है बहुत, ठीक है? चैप्टर 1 इधर लिख देता हूँ यार। और अब बात आती है चैप्टर 2 की, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 2 में आपका जो हटा है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, जो शायद से आप में बहुत सी यूट्यूबर वाले करके भी नहीं जाते होंगे, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, ठीक है? त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, जैसे tan इनवर्स x, sin इनवर्स x के आलेख कैसे होते थे, क्या ग्राफ बनता था उनका, ये सब जो कि आप में से बहुत सारे बच्चे या मेरे को नहीं लगता कोई पढ़ के जाता होगा। तो ये एक टॉपिक था जो कि एक्स्ट्रा था, हटा दिया है। उसके बाद आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ठीक है? तो सीधा सीधा मैं लिख दूं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 3, ठीक है? त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुण। अब आपको ये अपनी किताब में से देखना है, ये टॉपिक आपके हट चुके हैं, ठीक है? यानी कि इसमें आपको कोई भी 2.1 2.2 ये सब तो नहीं है, जो एक्स्ट्रा थे वही हटाए हैं, क्योंकि छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, आराम से बच्चे स्कोर करते हैं इसमें, ठीक है? फिर आता है चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है आव्यूह। तो आव्यूह में से आपका जो कटा है वो एक शून्योत्तर आव्यूह हट चुका है। शून्योत्तर, शून्योत्तर आव्यूह, ठीक है? शून्योत्तर आव्यूह, और वो भी कौन सा वाला, जिसके जिसके गुणनफल का अस्तित्व, गुणनफल का अस्तित्व, गुणनफल का अस्तित्व शून्य आव्यूह है, ठीक है? क्या है? शून्य आव्यूह है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगा मैं, इसमें सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है? शून्य आव्यूह है, तो ये वाला आपका टॉपिक हट चुका है। मतलब क्या है ये टॉपिक, ठीक है? आपको शून्योत्तर आव्यूह जिसके गुणा करने पे उसका जो अस्तित्व है वो शून्य आव्यूह आ रहा है, ठीक है? तो वो वाला आपका जो टॉपिक था वो हट चुका है इस बार, तो ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत भी हट चुका है। फिर आता है प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ संचालन की अवधारणा, ठीक है? प्रारंभिक प्रारंभिक पंक्ति एवं स्तंभ संचालन की व्याख्या, ठीक है?
व्याख्या। आपको ये वाला टॉपिक भी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ठीक है। प्रारंभिक पंक्ति एवं जो स्तंभ है उसके संचालन की जो अवधारणा है, व्याख्या नहीं होगी, अवधारणा है, ठीक है, सॉरी, अवधारणा, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना। तो दोस्तों देखो, बार बार कह रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी 11th क्लास का पूरा सिलेबस धीरे धीरे डाला जा रहा है फिजिक्स का, फिर 12th क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी और पूरा आपको एक अच्छा कंटेंट देने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम की, व्युत्क्रम की विशिष्टता, ठीक है, विशिष्टता का परिमाण, व्युत्क्रम की विशिष्टता का परिमाण, ठीक है, यदि मौजूद है, यदि मौजूद है, यानी कि अगर वो मौजूद है तो आपको ये चीज देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तीसरे चैप्टर में से हटा है, यदि मौजूद है, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, तो आप ये नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। इंग्लिश में वैसे ही आपको पूरा सिलेबस डाल रखा है, जो कि मुझे नहीं लगता थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है बहुत से बच्चों को, और इस वीडियो में मैंने हिंदी में पूरा क्लियर कर दिया आप लोगों को। चैप्टर नंबर 4 में आता है सारणिकों के गुणधर्म, ठीक है, सारणिकों के गुणधर्म, ठीक है। अब ये आपकी एक्सरसाइज होती है 4.2, यानी कि 4.2 एक्सरसाइज आपकी इस समय हट चुकी है, तो अब नहीं पढ़नी आपको। और इम्पोर्टेंट ये एक सवाल जो आता था, फिर है समीकरण निकाय संगत अथवा असंगत, ठीक है, समीकरण निकाय संगत अथवा निकाय संगत अथवा असंगत, ये वाला भी हट चुका है आपके लिए, ठीक है। समीकरण निकाय संगत अथवा असंगत। फिर आती है चैप्टर नंबर 5 पर, तो चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं, इसमें आपका रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, रोले की प्रमेय व मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय जो कि इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, बिना सिद्ध करे, और उनकी ज्यामिति व्याख्या, ठीक है, और उनकी ज्यामिति व्याख्या, यानी कि 5.8 आपकी हट गई है, बिना सिद्ध करे, यानी कि आपको इनको प्रूफ नहीं करना है, बिना सिद्ध करे ये सब हट गई है। रोले के प्रमेय, मध्यमान प्रमेय 5.8 आपकी हट चुकी है। फिर बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ हम लोग। चैप्टर 6 देखो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर नंबर 6 में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है, 6.1 के जो सवाल थे आपके वो हट चुके हैं आपके, 6.1 आपकी हट चुकी है, ठीक है, 6.1 हट चुकी है। सन्निकट, सन्निकटन जो आपका होता था, जो कि एक बेकार सी थोड़ी बहुत है, सन्निकटन यानी 6.4, ये भी आपकी हट चुकी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में केवल 6.1 और 6.4 घटी है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना आप नोट करो, जब तक इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। समझिए, तीसरे चैप्टर में आपका कुछ काटने के लिए ज्यादा था ही नहीं, तो केवल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जब तक गुणा भाग नहीं सीखोगे, आप क्योंकि जोड़ना घटाना नहीं सीखोगे, तो बड़ी क्लासों में तो अच्छा करके आप जो आएगा बहुत, तो इसलिए ज्यादा कुछ काटा नहीं, तो मैं मिटा देता हूँ। फिर चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। शेयर करो इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो अपने सब दोस्तों में, ठीक है, बढ़िया करके पूरा। और अगर आपने फिजिक्स की या केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी तो जाके उन्हें देखो, हमने वीडियो पहले ही बना दी है, टाइम हो चुका है वीडियो बनाने में। अब चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, जो कि बच्चों को बड़ा ही परेशान करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, पता नहीं क्यों करता है, लेकिन करता है। योगफल की सीमा, अगर अभी आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा होगा, या अगर पहुंच गए होंगे यार, टाइम ऐसा हो गया है। योगफल की सीमा यानी कि 7.8 आपका ये हट चुकी है इस बार, ठीक है। एक सवाल इसमें से ज़्यादातर चांस रहते थे आने के, 7.8 आपकी हट चुकी है, ठीक है, ये पूरा हट चुका है योगफल की सीमा वाले सवाल। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, ठीक है, तो केवल यही कटा है, देखो 7वें चैप्टर से आपका 7.8। 8वें चैप्टर की बात करते हैं, तो दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो वक्रों के, यानी कि
एक दो सवाल ही कटे हैं, मतलब 8वें चैप्टर में दो वक्रों के बीच, दो वक्रों के मध्यवर्ती 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 क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, आपके जो भी 8वें चैप्टर में ऐसे सवाल हैं वो इस बार नहीं आएंगे। जो वक्र दिया जाता था वो कहता था उनके बीच का एरिया बताओ, तो वो वाले सवाल इस बार नहीं आएंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं इस बार। तो देखो चैप्टर नंबर 9 में आपको इसमें जो कटा हुआ है दिए हुए व्यापक हल वाली देखो एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मैथ में अवकलन और समाकलन अच्छी नहीं है ना, तो वो आगे मैथ नहीं है तो बेहतर होगा, क्योंकि मैथ आगे बहुत तगड़ी मैथ आती है। और जिन बच्चों की बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो फिर उनको आगे जाके बहुत परेशानी होती है। अगर वो मेहनत ना करें तो मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करोगे किसी भी टाइम, तो कितना भी खराब क्यों ना हो आपका रिजल्ट सुधर सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो फिर आपको कुछ नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो ये 9.3, ठीक है, आपको दिया हुआ व्यापक हल वाला समीकरण था। ठीक है, तो उससे आपको अवकल समीकरण बनानी थी व्यापक हल वाले से। तो 9.3 हट चुकी है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 की बात आती है, सस्ता चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी नहीं घटा आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में कुछ नहीं घटा, 11 की बात कर रहे हैं। इसमें आपका दो रेखाओं के मध्य कोण जो कि बहुत ही इजी होता था, मध्य कोण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता है ना, जो बच्चे वेक्टर सही से पढ़ के आ रखे हैं उनको बहुत इजी होता है ये 10 और 11 चैप्टर 12 के लिए। दो समतलों के बीच कोण और ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे चैप्टर। 11 चैप्टर मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था समझने में। तो दो रेखाओं के बीच कोण में करके दो रेखा दे देते हैं आपको, तो कैसे करके रेखा दे देगा, उनके बीच एंगल अब इस बार नहीं निकालना। और दो समतल यानी कि दो तल, उनके बीच का एंगल नहीं निकालना आपको। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ एक रेखा और एक समतल के बीच कोण। अब एक रेखा और एक समतल के बीच कोण यानी कि कोण ही कोण हटाएंगे। एक रेखा और एक समतल के बीच कोण तो ये भी आपका इस बार हट चुका है चैप्टर नंबर 11 से, यानी कि एंगल और एंगल ही हटे हैं आपका। चैप्टर नंबर 12 जो कि इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें से आपका क्या घटा है, रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या का गणितीय रूपांतरण। ठीक है, मतलब एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रैखिक प्रोग्रामिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या का गणितीय रूपांतरण। यानी कि होता क्या था, मतलब आपको लैंग्वेज में बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देके कुछ बताता था, तो उसको इक्वेशन में सॉल्व करते थे ना हम लोग, तो वो हट चुका है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद है यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर का माध्य। तो बहुत ज्यादा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं कटा, और कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ बहुत ज्यादा काट दिया, कुछ ऐसा नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, यादृच्छिक चर का माध्य हो गया, और प्रसरण हो गया आपका प्रसरण। ठीक है, और उसके बाद द्विपद पटल। तो यही आपका इतना आपके मैथ में हटा है। ठीक है दोस्तों, पूरा एक बार आप फिर से नोट कर लो इस चीज को, कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट हटा नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बताओ मुझे किस पे वीडियो और बनाओ। और हमारा 11वीं क्लास के लिए वीडियो अपलोड हुई है फिजिक्स के लिए, तो जाके मैं जरूर देखो।